हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8th क्लास के एनसीईआरटी का चैप्टर 2। इसके पहले हमने देखा था कि कैसे यहाँ अंग्रेज व्यापार के पर्पज से आए थे और बाद में वो इसके ऊपर धीरे धीरे कब्जा करने लगे। अब हम देखेंगे कि कंपनी का शासन कैसे धीरे धीरे फैला। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती है। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। मतलब अंग्रेज जो है यहाँ के किसी भी जगह को, किसी भी रियासत को डायरेक्ट जो है जाके नहीं कि युद्ध डायरेक्ट हमला किया और कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं किया। इसके लिए बहुत राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधन का इस्तेमाल किया। कैसे कैसे किया देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैयार कर दिए। क्या किया, यहाँ भारतीय रियासत में वो रेजिडेंट तैनात कर दिया। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। अब जो भी भारतीय रियासत था, जितना भी भारतीय रियासत था, उसमें कंपनी का रेजिडेंट होता था। ठीक है, ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। मतलब कि हर रियासत में एक जो है कंपनी का आदमी रहेगा। ठीक है, कंपनी का उसको रिप्रेजेंटेटिव मानकर रखा जाता था कि ये कंपनी का रहेगा यहाँ पर। उसका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। तो वो जो रखा जाता था प्रतिनिधि, उसका क्या काम था? कंपनी के हितों की रक्षा करना और उसे आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बोला कि कोई भी जो रियासत था, मतलब पहले छोटा छोटा राज्य हुआ करता, तो उसको कहा कि भाई आपके यहाँ मेरा भी एक प्रतिनिधि रहेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। और वो रहेगा क्यों? क्योंकि आप जो भी निर्णय लीजिएगा उसमें कंपनी का क्या हित है नहीं है वो देखेगा। जैसे अभी क्या होता है, पार्लियामेंट में सबका एक आदमी रहता है ना भाई, प्रतिनिधि। उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एक प्रतिनिधि रहता था, ताकि वो हर मामले में कह सके कि नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते, ये डिसीजन नहीं ले सकते, इससे कंपनी को नुकसान होगा। तो धीरे धीरे पहले तो रहा कि कंपनी का हित देखेगा, अपने कंपनी के हित के लिए रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जो वो रेजिडेंट का आदमी था, वो क्या किया, यहाँ के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगा। अब जो ऐसा डिसीजन लिया जाता था जिसमें कंपनी का हित या अनहित हो, उसमें तो वो चलो बोलेगा ही, लेकिन वो जो और जितना भी डिसीजन रियासत का होता था उसमें भीतरी मामलों में भी वो दखल देने लगा। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। अब कंपनी का जो रेजिडेंट था, जो उसका ऑफिसर था, वो चाहता था कि अगला राजा कौन बनेगा, किस पोस्ट पे किसको बैठाया जाएगा, ये सब भी अब हम ही तय करें, राजा नहीं तय करे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। अब क्या किया, सहायक संधि थोप दिया। ठीक है, कि आपको सहायक संधि मानना पड़ेगा। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। अब सहायक संधि थोप दिया। सहायक संधि क्या होता था कि तुम अंग्रेज के साथ संधि कर लो और तुमको जो है अब अपना सेना नहीं रखना पड़ेगा, बल्कि तुमको जो सुरक्षा है वो कंपनी देगी। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अंग्रेज बोला कि ठीक है भाई, सहायक संधि कैसे थोपा कि तुम मेरे साथ संधि कर लो, तुमको अपना सेना नहीं रखना है, हम लोग तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी हिफाजत के लिए जो भी सेना होगा या जो भी होगा हम लोग करेंगे, बदले में तुमको पैसा देना है। तुम अब सहायक संधि मानना पड़ा, नहीं मानता तो फिर इस कंपनी की सेना के साथ उसको युद्ध करना पड़ता, इसलिए मानना पड़ता था, थोपा गया था ये। और मानने के बाद क्या होता था, कभी कभी अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे, भारतीय जो रियासत था उसको अपना सेना नहीं रखना था, कंपनी का जो सेना था वही उसका हिफाजत करता, लेकिन बदले में क्या था, बदले में भारतीय रियासत को कुछ पैसा देना था। और वो पैसा देने में जब भारतीय रियासत चूक जाता था, नहीं दे पाता था, तब जुर्माने के तौर पर कि तुम ये पैसा तुमको इतना देना था, नहीं दे पाए, तब उसका इलाका जो है वो कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। क्या डायरेक्ट कहीं किसी इलाके को उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में नहीं लिया। उसने क्या किया, कहा कि तुम मेरे साथ संधि कर लो कि तुम अपना सेना नहीं रखो, मेरा जो सेना है वही तुम्हारा हिफाजत करेगा, बदले में तुम हमको कुछ पैसा दे देना। और ये थोपा हुआ संधि था,
किसी ने इसे इच्छा से नहीं एक्सेप्ट किया था, लेकिन थोपा हुआ इसलिए था क्योंकि अगर इस संधि को नहीं मानता तो युद्ध करना पड़ता, तो सबको मानना पड़ा। अब जो राजा नहीं पैसा दे पाया तो उसको क्या हुआ, जब ठीक है तुम पैसा नहीं दे पाए, चलो अब तुम्हारे राज्य को अपने कब्जे में लेते हैं। इसी तरह करके अंग्रेज ने यहाँ के राज्य को, इलाके को धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना शुरू किया। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेल्जी गवर्नर जनरल 1805 था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। क्या हुआ, जब गवर्नर जनरल जो वेलेल्जी था, उस समय क्या हुआ, अवध का जो नवाब था वो अपना पैसा नहीं दे पाया, जितना पैसा तय किया गया था। तो जब वो अपना पैसा नहीं दे पाया तो कहा ठीक है भाई, तुम अपना पैसा नहीं दे पाए तो अब अपना तुम आधा इलाका हमको दे दो। और इसी तरह से हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। हैदराबाद को जो निजाम था वो भी पैसा नहीं दे पाया, तो उसका इलाका भी ले लिया अंग्रेज। अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टीली कैटल द्वारा बनाया गया चित्र। ये टीली कैटल कोई अंग्रेज ही होगा, उसके द्वारा चित्र बनाया गया है। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चीर परिचित शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे। ये है शुजाउद्दौला, ठीक है। रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा। हम लोग इतिहास कैसे जानते हैं? किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ कह कर रखा है, लिख कर रखा है, उसी से हम लोग इतिहास जानते हैं। तो स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री जो था जेम्स मिल, उसने जो लिखा है वो हम लोग देखेंगे कि उसने यहाँ के बारे में क्या लिखा है। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, हम उसे अहस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीजें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा होता है। जेम्स मिल का कहना है कि रेजिडेंट जो था, उसके हिसाब से जब तक राजा चलता था, मतलब राजा सिर्फ नाम मात्र का रहता था, सिर्फ नाम मात्र का राजा रहता था, और होता वही था जो रेजिडेंट चाहता था, तो फिर आराम से काम चलता था। लेकिन जैसे ही रेजिडेंट के खिलाफ राजा कुछ सोचता था या फिर अपना कोई तरीका अपनाना चाहता था कि हम इस रेजिडेंट की मर्जी से नहीं चलेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे, तब जाकर टकराव होता था और उथल पुथल होता था। अब हम लोग पढ़ेंगे टीपू सुल्तान